Welcome to R4U channel for the explanation of the Turkish science fiction drama thrill TV series जिसका नाम है याकोमोज S245, जिसको क्रिएट किया है जेसन जॉर्ज ने और ये इंस्पायर्ड है साइंस फिक्शन नोवेल द ओल्ड एक्सोलॉट से। फ्री स्पिरिटेड डाइव इंस्ट्रक्टर और मेरीन बायोलॉजिस्ट अरमान एक सबमरीन पर एक रिसर्च मिशन में ज्वाइन होने के लिए सेट है, लेकिन यहाँ वो लोग देखते हैं कि सन की रेस ऊपर जमीन पर सभी को मार रही है। तो अरमान और उसके साइंस क्रू को सरवाइव करने के लिए एक मिलिट्री स्टब पर बोर्ड होने की जरूरत होती है। वो यहाँ ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ऊपर जमीन पर क्या हो रहा है और मिलिट्री सर्व्स का असली मिशन क्या है। क्रू मेंबर्स के बीच टेंशन स्टार्ट हो जाता है, खासकर अरमान और बोट के सेकंड कमांडर उमुट के बीच। अरमान न सिर्फ जिंदा रहने के लिए यहाँ पे लड़ता है बल्कि उसे अपने प्यार के साथ यहाँ सेकंड चांस भी मिलेगा। तो सीरीज के एंड में अरमान ये भी सीखेगा कि वो एक हीरो, एक लीडर और साथ ही एक लीजेंड भी है। सीरीज को एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ऐसी ही फिक्शन से भरी सीरीज और मूवीज के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मुझे सपोर्ट भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज का एक्सप्लेनेशन। सीजन 1 स्टार्ट होता है एक मिलिट्री रिसर्च सेंटर में, जहाँ एक लेफ्टिनेंट अपनी ड्यूटी पर मिलिट्री सैटेलाइट का डेली इंस्पेक्शन कर रही होती है। जब वो सन से अर्थ पर आ रही एबनॉर्मल वेव्स को देखती है, जहाँ हम भी देख सकते हैं कि स्पेस से आने वाली वेव्स अपने रास्ते में हर सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करती जा रही थी। लेफ्टिनेंट को पहले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो सोचती है कि शायद उनका कंप्यूटर खराब हो चुका है। लेफ्टिनेंट इस वेव्स के बारे में अपने कैप्टन को इन्फॉर्म करती है, लेकिन अगले 24 घंटों के लिए किसी भी एबनॉर्मलिटी को इग्नोर करने के लिए उन्हें कहा जाता है। लेफ्टिनेंट को ये सब काफी सस्पिशियस लगता है और उसे यहाँ ये यकीन है कि वेव्स कुछ ऐसी हैं जिसके बारे में उन्हें चिंता करने की जरूरत है। अब आगे हमें अरमान से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि एक स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर है और एक सबमरीन इंजीनियर है। अरमान टर्की में ही एक कोस्ट से दूर एक सिंपल लाइफ स्पेंड कर रहा होता है। एक मॉर्निंग अरमान अपनी एक्स गर्लफ्रेंड विक्टोरिया से कांटेक्ट करता है। विक्टोरिया यहाँ एक मैराइन बायोलॉजिस्ट है और इंक्रेडिक एयर बेस की डेप्थ यानी गहराई तक एक सबमरीन डाइव लगाने की प्लानिंग बना रही होती है। विक्टोरिया ने 5 लोगों की एक टीम चुनी है और यहाँ ट्रैवल को फंड देने के लिए उसने स्पॉन्सर्स भी ढूंढ लिए हैं, लेकिन उसे एक सबमरीन और एक टीम लीडर की जरूरत है। पहले तो अरमान टीम में ज्वाइन होने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर उसके मिलियनेयर डैड हैं, जिससे वो नफरत करता है। विक्टोरिया के समझाने के बाद अरमान डिसाइड करता है कि वो टीम को ज्वाइन करेगा और अपने डैड का विरोध भी करेगा। जब अरमान विक्टोरिया को इन्फॉर्म करने के लिए उसकी प्लेस पर जाता है तो उसे विक्टोरिया के घर पर एक स्ट्रेंज आदमी मिलता है। अरमान को लगता है कि वो शायद गलत घर में आ गया है, पर यहाँ उसे पता चलता है कि वो आदमी विक्टोरिया का फियांसे फ्रेडी है। फ्रेडी अरमान और विक्टोरिया के साथ उनकी एयर बेस को ज्वाइन करेगा, लेकिन फ्रेडी शिप पर ही रहेगा और प्रोजेक्ट के टेक्निकल काम को संभालेगा। अरमान यहाँ फ्रेडी के होने से अनईजी फील करता है, लेकिन वो ये सब अपने फेस पर शो नहीं करता। अब दूसरी जगह मॉर्निंग में वेव्स को देखने वाला सोल्जर चिंतित हो जाता है और अपनी मॉम को कॉल करता है। अब सोल्जर की मॉम अपनी पूरी फैमिली में सभी को सेफ अंडरग्राउंड स्पेस फाइंड आउट करने के लिए कहती है, क्योंकि सनराइज होने पर कुछ भयानक होने वाला है। जैसे ही वो सोल्जर फोन रखता है, 2 सोल्जर्स उस लेडी के घर में घुस जाते हैं। वो लेडी उन्हें ट्रिक करके उनकी कार में बैठकर भाग जाती है। अब सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है सबमरीन प्रोजेक्ट का इनिशिएशन। यहाँ टीम मेंबर्स में एक फॉरेनर है जिसका नाम है फेलिक्स, अरमान का सबसे अच्छा फ्रेंड बेसन और राना नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट है। फ्रेडी और शिप के कैप्टन के साथ क्रू के सभी 5 मेंबर्स एक्साइटेडली शिप पर बोर्ड हो जाते हैं। अब समुद्र के बीच एयर बेस पर पहुंचने पर फ्रेडी और विक्टोरिया एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और 5 क्रू मेंबर्स सबमरीन में सवार होकर निकल जाते हैं। अब शिप का कप्तान विक्टोरिया को रोकता है और उसे बताता है कि ईस्ट एशिया में कुछ अजीब हो रहा है, जहाँ सनराइज हो रहा है, लेकिन वे लोग यहाँ मानते हैं कि ये सब उन्हें अफेक्ट नहीं करेगा और वो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ उनकी ट्रिप सही चल रही होती है और क्रू 12 घंटे से ज्यादा तक पानी के अंदर रहता है। अचानक अरमान नोटिस करता है कि समुद्र बहुत ब्राइट है। इस फैक्ट को देखते हुए कि वो लोग अभी एफोटिक जोन में हैं, जहां सन की लाइट नहीं पहुंचती है, इसलिए वो अपनी जर्नी को ओवर डिक्लेयर करते हुए सबमरीन को सरफेस की ओर ले जाते हैं। घंटों बाद सब सरफेस पर पहुंचते हैं, लेकिन सबमरीन का शिप के क्रू के साथ कनेक्शन टूट जाता है। अब यहाँ कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण फेलिक्स सबमरीन को शिप की ओर लेके जाता है, जबकि अरमान ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी का यूज करता है।
अरमान और विक्टोरिया शिप पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। वो दोनों हर जगह अपनी क्रू का पता लगाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ उनके क्रू मेंबर्स और यहाँ तक कि फ्रेडी ने उन्हें समुद्र के बीच में छोड़ दिया था। अब यहाँ कंट्रोल रूम में उन्हें एंड में फ्रेडी का एक वीडियो मिलता है जिसमें ये बताया गया था कि वहाँ क्या हो रहा है। वीडियो में वो गुस्से में विक्टोरिया से कहता है कि सनराइज दुनिया भर के लोगों को मार रही है। अब तक एशिया में लगभग सभी लोग मारे जा चुके हैं और हर सेकंड बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। फ्रेडी और क्रू मेंबर्स पास के एक आइलैंड पर बंकर में जाते हैं जहां सन की लाइट नहीं पहुंच सकती। अरमान और विक्टोरिया टाइम वेस्ट न करते हुए सप्लाईज को पैक करते हैं और सबमरीन में वापस लौट आते हैं। अब यहाँ क्रू मेंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वो दोनों नियरेस्ट आइलैंड के लिए अपना रास्ता बनाते हैं। थोड़ी देर बाद अरमान और विक्टोरिया किनारे पे पहुँचते हैं, लेकिन जैसे ही वो सबमरीन को डॉक करते हैं वो दोनों देखते हैं कि कुछ ही मीटर की दूरी पर एक और बड़ी सी सबमरीन इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। सोल्जर्स का एक ग्रुप सबमरीन से बाहर निकलता है तो वो लोग सोल्जर्स को देखकर थोड़ा डर जाते हैं। उस बड़ी सबमरीन का कैप्टन अरमान से मिलता है और पता लगाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। अब यहाँ एक भी इंसान उन्हें बाहर नजर नहीं आता तो वो मान लेते हैं कि सभी बंकर में हैं। यहाँ ग्रुप सिचुएशन की बॉटम तक जाने के लिए अरमान से मिलने का डिसाइड करते हैं। तभी अचानक विक्टोरिया के सैटेलाइट फोन पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज फ्रेडी ने बंकर में दौड़ते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया होता है। दूसरी तरफ सोल्जर्स का ग्रुप अलग हो जाता है और जीवित बचे लोगों की सर्च करते हुए पूरी सिटी में जाता है। अरमान, विक्टोरिया और कमांडर भी बंकर की सर्च में निकल जाते हैं। जब वो फाइनली ज्यादा पॉपुलेटेड पार्ट वाले इलाके में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां लाशें दिखाई देती हैं, जहां सारी बॉडीज की जली हुई जीभों के अलावा बॉडी पर कोई और चोट का निशान नहीं दिखाई देता। तो ऐसा लगता है कि जैसे सभी को इंटरनल इंजरी हुई है और वो भी एक भयानक मौत मरे हैं। बॉडीज के पैटर्न को फॉलो करते हुए वो तीनों और ज्यादा डेड बॉडीज से भरे हुए चर्च में पहुंचते हैं, जो अपने लव्ड वंस को गले लगाते हुए या फिर गॉड से प्रेयर करते हुए मारे गए थे। जब विक्टोरिया अपने फियांसे को देखने की होप खोने लगती है तो तभी एक सोल्जर कमांडर को बैंक में मिले एक आदमी के बारे में बताता है। यहाँ पता चलता है कि उस व्यक्ति ने खुद को बैंक में एक तिजोरी के अंदर बंद कर लिया था और वो सरवाइव कर पाया है, लेकिन उस इंसान की बॉडी अंदर से फ्राई हो चुकी है और उसके पास जीने के लिए अब ज्यादा टाइम नहीं है। अरमान अब उस सोल्जर से वो बंकर के बारे में पूछता है, लेकिन उसे क्लियर आंसर यहाँ नहीं मिलता। फाइनली कमांडर उस इंसान को इतना सफर करते हुए देखकर उसे मर्सी में शूट कर देता है। अब वो चीफ से बात करता है और वो दोनों 30 मिनट्स में सबमरीन पर लौटने का फैसला करते हैं। विक्टोरिया अचानक उसी वीडियो मैसेज में उस जगह को पहचान लेती है जिसे फ्रेडी ने उसे भेजा था और अरमान के साथ बंकर में ड्राइव करती है। अब यहाँ बैंक में सोल्जर्स का एक ग्रुप पैसों का बंडल जेब में डालना शुरू कर देता है, जहाँ चीफ इंजीनियर उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं और उनके साथ सेफ में एंटर करते हैं। अचानक सेफ का दरवाजा बंद हो जाता है और अपने आप लॉक हो जाता है। आर्टन नाम का एक सोल्जर बाहर से उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ किसी को भी सेफ खोलने का कोड नहीं पता होता, इसीलिए आर्टन को अपने ग्रुप मेंबर्स को मरने के लिए छोड़कर सबमरीन में वापस जाना पड़ता है। आर्टन यहाँ अरमान और उसके ग्रुप से नफरत करने लगता है क्योंकि वो उन्हें अपने फ्रेंड्स की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है। अब वापस डॉक में राना को उसके फोन पर एक मैसेज मिलता है और क्राइसिस के बारे में एक न्यूज आर्टिकल भी मिलता है। ये आर्टिकल एक्सप्लेन करता है कि सन का पोलराइजेशन हर 11 साल में डायरेक्शन चेंज करता है। पिछले कुछ चेंजेस की वजह से मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा है। सबसे रिसेंट चेंजेस के कारण शिफ्ट हो सकता है और बड़ी अमाउंट में रेडिएटेड एनर्जी रिलीज हो सकती है, जो इंसान और पृथ्वी पर सभी लिविंग थिंग्स को मारने के लिए काफी है। आर्टिकल में बहुत सारी अनएक्सप्लेन्ड टर्म और अनक्लियर वर्ड्स होते हैं, जो राना मानता है कि इस आर्टिकल को लिखने वाला आदमी जल्दी में रहा होगा। थोड़ी देर बाद अरमान और विक्टोरिया फाइनली बंकर तक पहुंच जाते हैं और वो बंकर के अंदर आते हैं और जल्द ही उन्हें पता चलता है कि मोटी दीवारें उनको सेफ नहीं कर सकती है, क्योंकि कई लोगों की बॉडी जमीन पर होती है, जिससे विक्टोरिया घबरा जाती है। वो तब तक अपनी सांसें रोक कर रखती है जब तक वो फ्रेडी की बॉडी को जमीन पर नहीं देख लेती और उसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। फ्रेडी का फोन वहीं पड़ा होता है जहाँ उसने विक्टोरिया के लिए अपना लास्ट मैसेज रिकॉर्ड किया होता है, जिसमें वो काफी खुश होता है कि वो सेफ है, क्योंकि सनराइज हुए 5 मिनट हो चुके हैं और वो सभी अभी मरे नहीं हैं। कुछ ही देर बाद फ्रेडी दर्द से चिल्लाने लगता है और वहीं पे मर जाता है। जैसे ही उसकी चीखें दीवारों में गूंजती हैं, अरमान वीडियो को पॉज कर देता है। लास्ट में अरमान फ्रस्ट्रेशन से फोन तोड़ देता है। डॉक में वापस जाने से पहले विक्टोरिया के पास फ्रेडी को ठीक से दफनाने के लिए टाइम भी नहीं होता और जब तक वो डॉक पहुँचते हैं तब तक सबमरीन पहले ही बंद हो चुकी थी और चलने के लिए
तैयार होती है। कमांडर उन्हें अंदर अपने साथ नहीं चाहता है, लेकिन चीफ कमांडर का ऑर्डर पाकर वो अरमान और विक्टोरिया को अंदर आने को कहता है। अरमान के ग्रुप को जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि उनकी तरफ से सिर्फ चीफ ही अरमान और विक्टोरिया के साथ हैं और बाकी के सोल्जर्स उनसे नफरत करते हैं। अब उन दोनों को टॉयलेट क्लीन करने और खुद को सेफ रहने के लिए सभी की नजरों से दूर रहने को कहा जाता है। जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं, सबमरीन अग्रेसिवली आगे बढ़ने लगती है। सोल्जर्स इससे घबरा जाते हैं क्योंकि कोई नहीं जानता कि प्रॉब्लम क्या है। इसके अलावा चीफ इंजीनियर की पहले ही बंकर में मरकर मौत हो चुकी है और ग्रुप में एक स्किल्ड इंजीनियर की कमी है। अचानक अरमान रिकॉग्नाइज करता है कि सबमरीन के हाइड्रोलिक्स में प्रॉब्लम है और वो इसे फिक्स करने लगता है। चीफ अरमान की स्किल से इम्प्रेस होकर उसे सबमरीन का चीफ इंजीनियर बना देता है। कमांडर इससे खुश नहीं है क्योंकि वो चीफ के डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जा सकता। बाद में ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ग्रुप लिविंग क्वार्टर्स की सफाई कर रहे होते हैं। इवन क्राइसिस के टाइम पर भी वो मजाक करते हैं और खुद को बेटर फील कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये फन टाइम इंटरप्ट हो जाता है जब आल्टन उन पर जांच करने के लिए आता है और उन्हें इंसल्ट करके हिट करता है। जब अरमान का ग्रुप आल्टन को रेजिस्ट करता है तो आल्टन बेंसन को असॉल्ट करता है। इतना सब होने के बाद विक्टोरिया चीफ के पास जाती है और उसे बताती है कि उसके ग्रुप को मर्डर की तरह ट्रीट क्यों किया जा रहा है। चीफ विक्टोरिया और उसके ग्रुप को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने का प्रॉमिस करता है। इस बीच क्वार्टर्स में आल्टन चुपके से अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करता है। वो अपने कैंड फूड की तलाश करता है और कुछ गायब पाता है। एक शराबी आल्टन को बताता है कि विक्टोरिया ने उसके खाने को चुराया है और इसे सुनकर आल्टन विक्टोरिया को धमकी देता है, पर यहाँ ऑपरेशन ऑफिसर ओलिविया उसको रोकती है, जो कि चीफ की बेटी है। आल्टन यही नहीं रुकता और अरमान और उसके ग्रुप के अगेंस्ट विद्रोह करने के लिए हर सोल्जर को जगाता है। यहाँ आल्टन डिमांड करता है कि चीफ मेजोरिटीज की इच्छा के अनुसार अरमान के ग्रुप को सबमरीन से बाहर फेंक दे। चीफ गुस्से में आल्टन को अरमान के ग्रुप को परेशान करने के लिए मना करता है और ड्रिंकिंग अलाउ नहीं होने पर भी आल्टन को अल्कोहल लेने के लिए उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। इसके अलावा सोल्जर्स को केंड सामान क्वार्टर्स में ले जाने से मना किया जाता है, जिससे आल्टन मुश्किल में पड़ जाता है। इसके बाद अरमान आगे आकर माफी मांगता है और सभी को शांत रहने के लिए कहता है। वो सबको एक्सप्लेन करता है कि सरवाइव करने के लिए उन्हें एक दूसरे की हेल्प करनी होगी क्योंकि वो लोग प्लेनेट पर जीवित एकमात्र मनुष्य हो सकते हैं। अरमान की वाइसफुल कमेंट से कमांडर अरमान और उसके ग्रुप के बारे में अपना माइंड चेंज कर देता है और वो अब उन पर ट्रस्ट करने लगता है। फेलिक्स, जो अभी भी क्वार्टर में है, देखता है कि एक सोल्जर केयरलेसली ग्रेनेड ले जा रहा है। वो घबरा जाता है और जल्दी से दौड़कर सभी को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। चीफ और बाकी ग्रुप क्वार्टर्स की ओर दौड़ते हैं और वहाँ एक आदमी को मुस्कुराते हुए पाते हैं जो ग्रेनेड को देख रहा होता है। घर पर उस आदमी की फैमिली की मौत ने उसे इरेशनल बना दिया है और वो सोचता है कि सबमरीन में सभी को मर जाना चाहिए ताकि वो स्वर्ग में अपने परिवार के साथ एक नया जीवन स्टार्ट कर सके। चीफ उस आदमी के साथ बात करने की कोशिश करते हैं और उसे काम डाउन करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। लास्ट में वो आदमी कमरे में चला जाता है और दूसरों को बचाने के लिए अपना डोर अंदर से लॉक कर देता है। ग्रेनेड फट जाता है और विस्फोट में चीफ और उस आदमी दोनों की डेथ हो जाती है। यहाँ बाहर सोल्जर्स विस्फोट से हुए डैमेज को ठीक करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल रूम के फ्लोर में एक होल को छोड़कर सब कुछ रिपेयरेबल लगने लगता है। अरमान कितनी भी कोशिश कर ले, उस होल से पानी के प्रेशर को वो रोक नहीं पाता। इसे सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि इसे बाहर से बंद कर दिया जाए। ओलिविया अपने डैड की डेथ के बाद भी इमोशनली अनस्टेबल होने के बावजूद मिशन में अरमान की हेल्प करने के लिए वॉलंटियर करती है। वो बाहर तैरते हैं और इम्पैक्ट एरिया पर पहुंचते हैं। अरमान होल को ढकने के लिए एक मेटल का वेल्ड करता है जबकि ओलिविया अंधेरे में फ्लैशलाइट जलाती है। अचानक एक मछली उस पर हमला कर देती है जिससे ओलिविया अपना नेकलेस खो देती है जो उसके डैड ने उसे लास्ट टाइम गिफ्ट किया था। अब ओलिविया नेकलेस को वापस लाने के लिए तैरती है, लेकिन इस प्रोसेस में वो सबमरीन से दूर हो जाती है। जब अरमान ओलिविया को गायब पाता है तो वो उसकी तलाश करने लगता है। दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, लेकिन फिर भी सबमरीन तक वापस आने में उन्हें परेशानी होती है। फॉर्चुनेटली सबमरीन में इलेक्ट्रिक सिस्टम ठीक होता है और वे वापस अंदर जाने के लिए लाइट को फॉलो करते हैं। अरमान ओलिविया से कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो भूल जाए ताकि वो आगे परेशानी में ना पड़े। अंदर उन्हें सेफ देखकर सभी लोग राहत महसूस करते हैं। होल फिक्स हो गया था और सबमरीन के अंदर पानी का लेवल भी कम हो जाता है। उसी रात वो लोग आर्मी बेस पहुंचते हैं जहां वो सप्लाईज का स्टॉक अप करते हैं और सन के साथ क्या हुआ है इसके बारे में पता लगाते हैं। यहाँ बेसन को कोई टास्क नहीं मिलता, इसलिए वो सिटी पर नजर रखने के लिए पहाड़ी पर चढ़ जाता है। टॉप पर पहुँचने पर बेसन को जंगल की आग को सिटी में आते हुए देखता
देखता है। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि बेंसन कुछ ट्रैक नहीं कर पाता और वो यहाँ जीने की इच्छा खो देता है। इस बीच कमांडर और दूसरे लोग अपने कलीग्स को इमरजेंसी रूप में डेड पाते हैं। इधर उधर देखने पर उन्हें पता चलता है कि सोल्जर्स अपनी डेथ से पहले ही भागने की प्लानिंग के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे थे। वो सभी डेड सोल्जर्स को प्रॉपर्ली बरी देते हैं और थोड़ी देर बाद जहां ऑल्डर और ओलिविया खाना इकट्ठा कर रहे थे, उन्हें पता चलता है कि खाना अपना स्वाद खो चुका है। ये ऐसा ही है जैसे सूरज की नौशी से खाने के सभी ही न्यूट्रिशन चूस लिए हों। इससे पहले कि वो इसके बारे में कुछ रिसर्च कर पाते, वो एक शोर सुनते हैं और चेक करने के लिए बाहर आते हैं कि कौन है। इधर विक्टोरिया और बेंसन आर्मी बेस के हेल्थ सेंटर में मेडिसिन और विटामिन ढूंढ रहे होते हैं। बेंसन चुपके से एक मेडिसिन निकाल कर ले लेता है। उसी टाइम फेलिक्स सबमरीन के अंदर अरमान के साथ अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहा होता है। वो सबमरीन में एक सिल्वर फ्लैशलाइट का मेंशन करता है और उसको चेक करने के लिए क्वार्टर में जाता है। अचानक वो एक इंसान को सबमरीन से भागते हुए देखता है। यहाँ पर सिर्फ फेलिक्स और अरमान ही क्वार्टर में रहने वाले थे, इसलिए उस इंसान को वो फॉलो करने लगता है। जल्दी ही सोल्जर्स वहाँ आ जाते हैं और उस स्ट्रेंजर को घेर लेते हैं। यहीं पे एंड हो जाता है सीजन 1 का पार्ट 1। पार्ट 2 भी मैं 1-2 दिन में पोस्ट करूंगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप R4U चैनल के बाकी के वीडियोस को एंजॉय करें और उन्हें लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।